Hello students, today we are going to read subject science NCERT for ninth standard and chapter 9 force and law of motion. Our chapter 9 is that force and law of motion. So in the previous video we have learnt about what is force, what is motions, types of force, and that's it, and the first law of न्यूटन्स ऑल्सो हम पढ़ चुके थे. तो टुडे वी विल रीड अबाउट सेकंड लॉ ऑफ मोशन. मोशंस का सेकंड लॉ क्या था? दिस लॉ इज गिवन बाय द साइंटिस्ट न्यूटन्स, सो इट इज नोन एज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. इसलिए हम इसको जानते हैं, न्यूटन्स के नाम से जानते हैं कि उनका ये सेकंड लॉ है. तो क्या है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, देख लेते हैं. The rate of change of momentum. In the previous video, we have learned about momentum. Momentum के बारे में हम पढ़ चुके थे. So, the rate of change of momentum. Momentum में कोई भी change of any body, किसी body के momentum में change होना is directly proportional to applied force on it. वो directly किसके proportional होता, जो उसके ऊपर force applied होता. Means rate of change of momentum of any body is directly proportional to applied force in it. किसी बॉडी का मोमेंटम, जो उसका मोमेंटम होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो उसकी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड किया जाता. सो स्टूडेंट्स, तो अब क्या हो गया, मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम बोल रहे हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता मोमेंटम की. ओके, सो F फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल F. कैपिटल F से डिनोट कर दे. ओके स्टूडेंट्स, तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल. किसके प्रोपोर्शनल होता, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल टू एम पी. पी इज इक्वल टू एम बी. पी इज इक्वल टू क्या था, एम बी. ये हमने पढ़ा था कि मोमेंटम को पी से डिनोट किया था. पी इज इक्वल टू एम वी. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी. ओके, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोमेंटम के. अब देखो यहाँ पे इस पिक्चर्स में हम देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कि मान लो ये रॉकेट है ना. क्या है ये? दैट इज द पिक्चर ऑफ अ रॉकेट. दैट इज द पिक्चर ऑफ अ रॉकेट. ये रॉकेट की पिक्चर है. ये एम इसका मास हो गया और ये फोर्स अप्लाइड हो रहा है इसके ऊपर. तो मान लो ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड हो रहा, तो इसका जो मोमेंटम होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो फोर्स is directly proportional to P. P is the momentum. ओके, ये हो गया. लेकिन सपोज दैट अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम, हम इनिशियल मोमेंटम और जो हमारा जो आफ्टर मोमेंटम, वो मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा था कि कोलाइडल से पहले का क्या होता और बाद का क्या होता. तो ये हो जाएगा हमारा, मान लो ये कोई बॉल है, ये दो बॉल है ना, ये दो बॉल है. तो दो बॉल में क्या होगा, मान लो इसका जो पहला जो वेलोसिटी थी ये v1 थी और ये वेलोसिटी इसकी हो गई v2. लेकिन जो दोनों बॉल होंगी दोनों का मास क्या अलग अलग होगा? नहीं, मास सेम होगा. मान लो इसका पहला मोमेंटम p1 था और इसका मोमेंटम क्या हो गया, p2 हो गया. तो मास तो सेम ही होगा, इसका भी m होगा और इसका भी m होगा, क्योंकि बॉल भले से दो है लेकिन बराबर है, तो उनका मास क्या होगा, इक्वल होता. बट पहला मोमेंटम p1 और दूसरा p2 होगा. पहली वेलोसिटी v1 थी और दूसरी वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, v2 हो गई. तो हम क्या F यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P. P इज द मोमेंटम. मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता. तो अब हम इसको क्या लिखेंगे कि F प्रोपोर्शनल टू P. P क्या हो गया, अब हमारा होगा जो P2 माइनस P1, जो क्योंकि P2 ये बाद वाला जो मोमेंटम होगा, बाद वाला जो मोमेंटम होता वो हमेशा क्या होता, अधिक होता. तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, F प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1. क्या करेंगे, F प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1. बट P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू एम बी. ये भी तो हम पढ़ चुके थे कि P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी. सो वी कैन राइट हियर F प्रोपोर्शनल टू P इज इक्वल टू एम बी, यानी M, तो ये V2 लिखेंगे, MV2 माइनस MV1. ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ, हम इसे कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर
हम ऐसे इसको कुछ लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं कि F प्रपोर्शनल टू P2 माइनस V1 अपॉन T विद अ पर्टिकुलर टाइम T। तो F प्रपोर्शनल टू, अब हमने क्या किया, ये जो P2 था, P2 की जगह क्या लिखा MV, क्योंकि P इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू क्या होता हमारा MV होता, तो P2 इज इक्वल टू MV2 और P1 इज इक्वल टू MV1। तो F प्रपोर्शनल टू MV2 माइनस MV1 अपॉन ए पर्टिकुलर टाइम T। अब क्या हो जाएगा हमारा F प्रपोर्शनल टू M, हमने यहाँ पर इन दोनों में से M क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा V2 माइनस V1 अपॉन T। सो V2 माइनस V1 अपॉन T, तो ये जो वैल्यू है V2 माइनस V1 अपॉन T, ये किस में पढ़ा था हमने, चैप्टर 8 में पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो उसमें क्या लिख सकते हैं हम, एक्सेलरेशन की चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ए पर्टिकुलर टाइम T इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इतनी वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A लिखेंगे, F प्रपोर्शनल टू MA, और इस प्रपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, दैट इज K। तो F इज इक्वल टू KMA। तो K की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि K क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए F इज इक्वल टू हो गया हमारा MA। क्या हो गया, F इज इक्वल टू MA। यही हमारा क्या था, यही हमारा हम प्रूफ करना था, यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा। क्या होगा, F इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू MA होगा, क्योंकि K इज इक्वल टू होता 1। अब हम इसके यूनिट निकालेंगे, तो F किसको इंडिकेट करता है, फोर्स को, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो आप ऑलरेडी जानते हो, न्यूटन होती है, लेकिन अगर इस टर्म्स में यहाँ निकालनी हो तो आप यहाँ भी निकाल सकते हो। मास का रख देंगे, मास का क्या होता है किलोग्राम, मास की यूनिट क्या होती है केजी, और एक्सीलरेशन क्या क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ